नमस्कार दोस्तों। आज एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर हूँ। वर्तमान में राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न भर्तियों की फाइनल रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें हर रिजल्ट में के साथ में एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की जा रही हैं। उसमें ऐसे अभ्यर्थियों के रोल नंबर, नाम और उनके सामने किस कारण से उनका रिजल्ट रोका गया है, उनका ब्यौरा दिया गया है, जिसको मैंने पिछले 5-7 दिनों में बैठ करके उनका एक विस्तृत लेखा जोखा निकाला, तो पता चला कि ग्रेजुएशन करने के बाद में, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में भी पढ़े लिखे युवा इतनी बड़ी गलती कर देते हैं डॉक्यूमेंट संबंधी, जिस कारण से उनका रिजल्ट रोक लिया जाता है। ऐसे में मेरे पास लगभग 22-23 ऐसे पॉइंट मैंने नोट किए हैं, जो एक हर शिक्षित बेरोजगार जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और भविष्य में वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी ज़रूर बनेगा, ऐसी मैं भी कामना करता हूँ, उनमें भी मन में आशा है। उसके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। पहला मैंने एक पॉइंट नोट किया था कि अधिकतर उस प्रोविजनल लिस्ट में कई के सामने कोर्ट का मामला होने के कारण उनका नाम, उनका रिजल्ट रोका। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरा ये कहना है कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रखना है, वाद विवाद में न पड़ना है, ऐसा कोई काम न करना और न करने वालों के संपर्क में आना और न ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोगों के साथ उठक बैठक करना। यदि ऐसी स्थिति से आप परिचित हो जाओगे तो ये शब्द आपके सामने नहीं मिल पाएगा। दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। तो कोई भी भर्ती निकलती हैं तो उनके सामने एक जानकारी विज्ञप्ति में लिखा होता है कि SC ST कुछ विशेष आरक्षित वर्ग होते हैं, उसमें तो हर साल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन OBC क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर 2 वर्ग हो गए हैं। तो नॉन क्रीमिलेयर वालों के लिए 1 साल से ज़्यादा जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। तो आप आवेदन कर रहे हो उससे पहले का आपके पास OBC प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर 2 साल पुराना बना हुआ है या 3 साल पुराना बना हुआ है, फॉर्म भर देते हैं कि बाद में देख लेंगे। लेकिन जब काउंसलिंग में जब हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं, उस दौरान रिजल्ट के साथ में प्रोविजनल लिस्ट में ये सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन तिथि से पूर्व का नहीं बना हुआ है। फिर प्रॉब्लम रहती है, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो एक ही सावधानी रखें, आवेदन करने से पहले आपका जाति प्रमाण पत्र ज़रूर बनाएं। इसके अधिकतर एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर के रिजल्ट रोका गया है, तो जिसका कारण है एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर के मामला कोर्ट में है और जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 2018 में भी मामला कोर्ट में था,
और एडिशनल वालों को बाद में रिजल्ट कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में ज्वाइनिंग दी थी। घबराने की बात नहीं है। और एक आपके जो एजुकेशन रिकॉर्ड के अंदर है, जैसा आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि जो भी है, वैसा के वैसे आपके जो दूसरे अन्य दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है, ऐसे जो अन्य डॉक्यूमेंट है जो सर्विस में काम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो उनमें आपके नाम वगैरह डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। एक इसके अंदर किसी का बताया था कि आपकी जो बीएड है वो बाल विकास में है, तो हमारे राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर बाल विकास बीएड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला हुआ है। और यदि शिक्षा विभाग में वो डिसीजन गया हुआ है और उसमें ऐसा लिखा है यदि कि आप स्पेशल शिक्षा में और सामान्य शिक्षा में दोनों में एलिजिबल है, तो आपको सफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन था आउट ऑफ स्टेट। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आउट ऑफ स्टेट से हैं, कई महिलाएं हैं जो दूसरे राज्यों से हैं या उनकी शादी हो गई हैं, और वो आउट ऑफ स्टेट का यदि वो सर्टिफिकेट लगाएं, आउट ऑफ स्टेट से कोई भी बंदा यदि दूसरे स्टेट से, जैसे हम यहाँ राजस्थान से हैं और बाहर दूसरे स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हम उस स्टेट में जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। ये कभी मत सोचना कि हम जिस कैटेगरी, यदि ओबीसी में है तो वहाँ ओबीसी में फॉर्म भर सकते हैं, या एससी में तो एससी में फॉर्म भर सकते हैं, एसटी तो एसटी में भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, कई बार क्या होता है कि भूतपूर्व सैनिक कंप्यूटर शॉप वाले को या साइबर कैफ़े वाले को या ई मित्र वाले को बोल देते कि आप फॉर्म भर दीजिए और मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, तो वहाँ आप उस कंप्यूटर ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हाथों हाथ ही वो ऑप्शन यस कर देता है कि एक्स सर्विसमैन यस, जबकि उसमें एक्स सर्विसमैन का प्रूफ के प्रमाण के तौर पर है पीपीओ। यदि आप पीपीओ नंबर नहीं लिखोगे तो आप एक्स सर्विसमैन में नहीं माने जाओगे। इस बात का विशेष ध्यान दें। और एक जो एक्स सर्विसमैन हैं और यदि वो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं ली है, अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है और बिना एनओसी लिए उन्होंने बीएड की है, तो यहाँ वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ विभागीय एनओसी ज़रूरी है। और कई ऐसे भी हैं भूतपूर्व सैनिक साथी जो सर्विस में रहते हुए एसटीसी या बीएड करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आपकी यदि किसी क्षेत्र में 4-5 साल के लिए पोस्टिंग आ रही हो और उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बीएड करवा रही हो, एसटीसी करवा रही हो, तो आप उस बीएड कॉलेज जो डायरेक्टर है या यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी है, उनसे संपर्क करके उन्हें दिखा दिया पूछ सकते हैं कि अब मेरी यहाँ सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी है और उसके बाद में यदि मुझे सायंकालीन पढ़ने की अनुमति दे दी जाए तो मैं बीएड कर सकता हूँ। यदि वो अनुमति देते हैं तो वो लेटर यदि आप अपने एचओडी, आप अपने जो अधिकारी है, सीनियर अधिकारी ऑफिसर, उनके पास लेके जाओगे तो आपको अनुमति मिल सकती है। और अनुमति के बाद यदि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वो भविष्य में काम आ सकता है। और इनके अलावा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। कई ऐसे युवा हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, लेकिन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वो मतलब खेल में जाकर के प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो काउंटर सिग्नेचर और एक चैनल सर्टिफिकेट। इनके बिना आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता, तो ये हमें पहले से पता होनी चाहिए। और यदि आप जिस भाषाई सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो वही आपकी रीट की मार्कशीट में होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में जो स्पेशल एजुकेशन में यदि आपने एसटीसी या बीएड की है, तो आप स्पेशल एजुकेशन में ही जो यदि कोई वैकेंसी निकले तो उन्हीं पदों में आप एलिजिबल हो, जो जनरल पोस्ट है उनमें आप एलिजिबल नहीं हो।
और इसी प्रकार यदि जनरल एसटीसी या बीएड है तो आप स्पेशल एजुकेशन वाली जो पोस्ट निकलती हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। यदि आप ग्रेजुएशन में आपका जो आरक्षित वर्ग हैं और 45% से कम है और आपने बीएड कर ली और वैकेंसी के अंदर आपने अप्लाई ग्रेजुएशन तक ही किया है और जबकि आपने बीएड है वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के बेस पर आपने बीएड की, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो आपके 45% से कम थे। तो आप ये याद रखें, यदि ऐसे आपके साथ है या आप हो खुद ऐसे, तो ग्रेजुएशन के साथ में आप जिससे आपने बीएड की है तो वो भी साथ में क्वालिफिकेशन ज़रूर ऐड करें ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा एक मेरी नज़र में आया था, अभी लेवल फर्स्ट के अंदर भूतपूर्व सैनिक का एक सिलेक्शन हो गया था और उसने छत्तीसगढ़ की किसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर उन्होंने एसटीसी कर ली और उनके क्या कि 12th के अंदर 45% से कम है और यूनिवर्सिटी ने या एजेंट ने किसी, हो सकता किसी ने क्या हो, तो ग्रेजुएशन में 45% के बेस पर उनको एसटीसी करवा दी। भूतपूर्व सैनिक को पता था नहीं, सर्विस के बाद कर ली, फार्म भर दिया, परीक्षा दे दी, रिजल्ट आ गया, नंबर आ गया, 2 गुना में सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन 2 गुना में सिलेक्शन होने के बाद में जब डॉक्यूमेंट उन्होंने सत्यापन करवाए तो बोर्ड ने यह कह के खारिज कर दिया कि आपका जो एनसीटी के रूल्स के अनुरूप आपकी जो एसटीसी है वो नहीं है, क्योंकि जो पात्रता है बीएड के अंदर, यदि आपके ग्रेजुएशन में 45 नहीं है और पीजी में है तो आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एसटीसी में नहीं है कि आपके 12th में 45 नहीं है और ग्रेजुएशन में तो आप कर सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है। जबकि यदि बीएड में ऐसा है तो एसटीसी के अंदर ऐसा होना चाहिए, यदि 12th में 45% नहीं है तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन का एक ऑप्शन और था, जिसके अंदर यदि कोई एक्स सर्विसमैन किसी स्टेट में एक बार उस एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट ले लेता है तो दूसरी बार वापस वो चाहे कि मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म भर के दोबारा एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट लूँ, मान्य नहीं होगा। तो भूल से भी ऐसी गलती नहीं करें। और एक ऑप्शन दिया था ग्रेजुएशन के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिसके अंदर किसी में 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होती है, किसी में 3 से ऑप्शनल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होती हैं। तो याद ये रखें कि ग्रेजुएशन के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और एक संतान संबंधी भी काफ़ी नोट्स आए थे, जिसके अंदर संतान, यदि किसी की पहली संतान सिंगल हुई और सेकंड संतान जुड़वा हुई है तो आपने यदि 3 संतान लिख दी तो तीसरे संतान होते ही आप तो सरकारी नौकरी में पात्र है ही नहीं। लेकिन यदि सेम डेट ऑफ बर्थ है बाद में दोनों के, तो आप एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र जरूर साथ में पेश करें। इसके बाद में प्रत्येकता, डाइवर्स वुमेन कोई है और उन्होंने डाइवर्स कैटेगरी के साथ यदि अप्लाई किया है तो आपके आवेदन करने से पहले आपका पास वो कोर्ट से डिग्री जारी हो जानी चाहिए। और वैसे जो योग्यता है, जो रिजल्ट वगैरह उससे संबंधित यदि बात की जाए तो वो तो है परीक्षा डेट से पहले, लेकिन ये प्रत्येकता संबंधी वाला है, ये संभवतया आवेदन से पूर्व का होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल एसटीसी या बीएड आपने खुद ने कर ली या किसी एजेंट के माध्यम से आपने कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आपने यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम दे दिया, मार्कशीट आ गई, लेकिन ये मत सोचना कि मार्कशीट आने के बाद आपके पास डिग्री फाइनल है। इसके बाद भी RCI राष्ट्रीय स्तर की स्पेशल एजुकेशन की एक परिषद है, भारत सरकार द्वारा विभाग है, वहाँ यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप स्पेशल एसटीसी या बीएड के मार्कशीट के बेस पर आपका आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक विशेषकर महिला के लिए जो जाति प्रमाण पत्र की बात की जाती है तो उसमें अक्सर कई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गलतियां कर देते हैं कि महिला का जाति प्रमाण पत्र है वो पीहर पक्ष से बनता है और वहाँ महिला के नाम के पीछे पिता का नाम लगता है, न कि पति का नाम। ये
ध्यान रखें। और यदि आप मूल निवास बना रहे हैं तो मूल निवास में आपके नाम के पीछे पति का नाम लगता है। बस पति का नाम लगाओ तो उससे पहले आपके पास विवाह पंजीयन होना जरूरी है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वीडो कैटेगरी। कई बार ऐसा होता है कि आवेदन आपने वीडो कैटेगरी से कर दिया, लेकिन आपके पास अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस कैटेगरी का आप लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आवेदन के बाद का यदि जारी है तो फिर मामला कोर्ट के माध्यम से पॉसिबल हो सकेगा। फिर कोर्ट के चक्कर कब काटने में कितने टाइम लगे, कब फैसला आए, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड हो तो बड़ी सावधानी से वो पाता प्रमाण पत्र प्राप्त करें और सावधानी से फॉर्म भरें। मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आपके पास सारे प्रमाण हैं और आवेदन करें तो आवेदन से करो। उस दौरान यदि आपने मैरिड लिख दिया तो प्रयास करें कि उससे पहले आपका मैरिज सर्टिफिकेट विवाह पंजीयन हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे सिस्टम ऑनलाइन है। ई मित्र द्वारा आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो मैरिज सर्टिफिकेट में देरी नहीं करनी चाहिए। और कई बार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम यह है कि कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं। 21 साल में लड़के की शादी होनी चाहिए और 21 तक उनके एक एक दो दो बच्चे हो जाते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा जागरूक बनना चाहिए और शादी 21 पुरुष के लिए 21 और महिला के लिए 18 वर्ष की उम्र में ही करना चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद में ये जो किसी साथियों के पास में पुराने यदि SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट बने हैं, तो OBC वालों को तो हर साल एक नया OBC सर्टिफिकेट बनाना होता है। और लेकिन SC ST वाले के पास कई पुराने जो हाथ से जो रिक्त स्थान भरे हुए नाम वगैरह हैं, जो ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र मूल निवास बने हुए हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अब क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अधिकतर ई मित्र द्वारा बने हुए जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तो यदि वैसे आपको रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन परेशान आप हो सकते हैं। इसलिए ई मित्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी नए बना ले। एक बात और बीच में एक छूट गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। OBC सर्टिफिकेट में दो कैटेगरी है, एक तो है नॉन क्रीमिलियर, एक है क्रीमिलियर। यदि आपके पिताजी सरकारी कर्मचारी है और 8 लाख से ज़्यादा उनकी आय है, फिर भी आपने यदि नॉन क्रीमिलियर भरा और उनका रिकॉर्ड सरकार के पास है, यदि किसी ने शिकायत कर दी तो आप मुसीबत में हो सकते हो। तो वास्तव में आप जिस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी में आवेदन करें। और दूसरा, कोई भी ऑनलाइन आवेदन यदि आप किसी भी वैकेंसी का करो, आपको पता है कि अमुक कंप्यूटर शॉप पर या अमुक साइबर कैफे पर या अमुक ई मित्र पर फॉर्म भरने वाला बहुत ही होशियार है, अच्छा ग्रेजुएशन पास पढ़ा लिखा है और वो अच्छी प्रकार से फॉर्म भरना जानता है, उसी से फॉर्म भरवाएं और साथ पास में बैठ करके फॉर्म भराएं, ताकि कोई त्रुटि नहीं हो। और फॉर्म प्रिंट आउट लेने के बाद भी अच्छी प्रकार से पता कर लें कि हम जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसी पोस्ट में फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये 4 बातें अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें संशोधन का मौका नहीं मिल पाता है। इस बात का विशेष ध्यान दें और कैटेगरी बड़ी सावधान से भरें, क्योंकि आपकी मेरिट है वो कैटेगरी के अनुसार मेरिट बनेगी। मेल फीमेल में विशेष सावधानी बरतें। जरूरी नहीं है कि हर वैकेंसी के अंदर संशोधन का मौका मिले। कभी दिमाग में ये नहीं करें कि भाई संशोधन हो जाएगा बाद में देख लेंगे, बाद में देखना कुछ नहीं। तो और जब आपका सब चयन हो जाता है तो चयन होने के बाद में जो स्क्रूटनी फॉर्म है, विस्तृत विवरण पत्र, जो जिस भी चाहे RPS अजमेर द्वारा हो चाहे RSM SSB बोर्ड जयपुर द्वारा हो, तो वो प्रपत्र आप एक बार रफली भर करके, कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई अच्छी कोचिंग में अध्यापन करवाते हो, पढ़ाते हो, उसे एक बार अच्छी प्रकार से मार्गदर्शन लेकर उन्हें बताएं कैसे इसमें कोई किंतुपण तो नहीं है। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो बड़ी सावधानी से डॉक्यूमेंट लगाएं। और उसके अंदर जो
दो राजपत्रित अधिकारियों के जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, तो वो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर करवा कर के साथ लेके जाना है जो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। कभी उनको कोई पूछ भी ले कि भाई इनको आप जानते हैं क्या, क्या हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। और बड़ी सावधानी से जल्दबाजी नहीं करें। और ये थी आज की काफ़ी छोटी बड़ी जानकारियाँ, जिसके अंदर हम पढ़े लिखे होते हुए भी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिस कारण से फाइनली रिजल्ट में हमारा रोल नंबर नहीं आता है और हमें हमारा रिजल्ट रोक दिया जाता है। बड़ा अफसोस होता है। फिर हमारे मिलने वाले या हमारे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि यार आप पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद भी आपने ये गलती कर दी, आपको ये जमा करवाना चाहिए था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें के लिए फिर बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़े, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना। फिर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। धन्यवाद।